हेलो गाइस, यूनिट 4 का लास्ट चैप्टर करना है हमें। इसके अंदर 4 चीज़ें मेन पढ़ेंगे: प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक। ये 4 टॉपिक मेन है, इनके अंदर बड़े 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 टॉपिक्स हैं। लॉजिस्टिक्स एज़ कम्पेयर टू बाकी टॉपिक छोटा है, पर क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, तो हम इसको भी कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइसिंग। प्राइसिंग वो वैल्यू होती है, प्राइसिंग डिसीजन पढ़ेंगे पहले, उसमें प्राइस। प्राइस वो वैल्यू होती है जिसके बदले जो सेलर है वो सामान को कस्टमर को बेच सकता है। ठीक है, प्राइसिंग एक प्राइस हमेशा ऐसे डिसाइड होती है कि भाई एक बैलेंस होना चाहिए कि भाई सेलर को वो प्रॉफिट भी दे और बायर को सेट अफोर्डेबल भी हो और सेटिस्फैक्टरी भी लगे कि भाई इतने बेनिफिट्स के बदले इतनी प्राइस देनी वर्थ इट है। अगर प्रोडक्ट उससे ज़्यादा चार्ज करेगा, उससे कम चार्ज करेगा, या तो लॉस मेकिंग हो जाएगा या वर्थ इट ही नहीं लगेगा कस्टमर को कि भाई मैंने इतना पैसा तो दे दिया पर वर्थ इट नहीं है। ठीक है, प्राइसिंग एक इम्पोर्टेंट टूल हो जाता है क्योंकि भाई बाकी सारे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, पर प्राइसिंग बिल्कुल डायरेक्ट होता है कि भाई एंड ऑफ द डे कस्टमर चाहे सब कुछ देख दूख ले पर उसकी प्राइस उसकी वर्थ बताती है। ठीक है, और इसके अंदर दो पॉलिसीज दे रखी है। सबसे पहले दो पॉलिसी दे रखी है कि समझाने के लिए कि भाई प्राइस कैसे कैसे डिसाइड होती है। जब नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, तो कंपनी या तो स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी यूज़ कर सकती है या पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी यूज़ कर सकती है। अब दोनों का मतलब क्या है? स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी का क्या मतलब है कि भाई हम जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करें ना, हम उसको मार्केट वैल्यू से ज़्यादा में बेचें कि भाई मार्केट में इतने के सारे प्रोडक्ट्स बिके हैं, हम उससे ज़्यादा का बेचते हैं। क्यों? क्योंकि उससे लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट हो पाते हैं। कैसे? जो प्रीमियम ये कस्टमर होते हैं ना, वो हमेशा उस तरफ जाते हैं जहाँ पे उनको ये दिखता है कि भाई पैसे के बदले अच्छी क्वालिटी मिल रही है। तो जब हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और कंपनी को लगता है उसकी गुडविल अच्छी है मार्केट में, उसके बाकी प्रोडक्ट से रिलेटेड या कुछ भी है, तो उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वो ये इनोवेटिव है प्रोडक्ट, मार्केट के बाकी प्रोडक्ट्स से थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि आजकल हर्बल बहुत ज़्यादा चलने लगी है खाने पीने या जो बॉडी सॉप्स होती हैं उनमें। तो हर्बल प्रोडक्ट जब भी लॉन्च होता है ना, एज़ कम्पेयर टू पुराने प्रोडक्ट्स, वो हमेशा हाइयर प्राइस पे लॉन्च होता है। क्यों? क्योंकि आजकल लोग उस तरफ भागने लगे हैं। ठीक है, दूसरी पॉलिसी क्या होती है? प्राइसिंग पेनिट्रेशन पॉलिसी। अब पेनिट्रेशन क्या होता है? पेनिट्रेशन में होता है कि भाई हम मार्केट में अपना दबदबा कैसे बनाएंगे, हम अपने प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्टों से सस्ते में लॉन्च करेंगे। जैसे कि भाई जब मैगी 12 रुपए की चलती थी, यिप्पी आई थी 10 रुपए की। ठीक है, वो क्या था? वो जो 2 रुपए का मार्जिन था ना कहीं ना कहीं लोगों को यिप्पी की तरफ जाने के लिए प्रेफर करा था उसने स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि भाई दोनों ही नूडल्स थे और दोनों में मसाला वैसे ही डलना था, तो कहीं ना कहीं यिप्पी की तरफ लोगों ने जाने लग गए, चाहे वो छोटा सा मार्जिन दिखा रहा 2 रुपए का, पर उसकी वजह से उन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ी दबदबा बना लिया था मार्केट में। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं। जब नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वो ज़्यादा पे भी लॉन्च कर सकते हैं, वो कम पे भी लॉन्च कर सकते हैं। दोनों के नाम क्या होते हैं? ज़्यादा पे लॉन्च करने पे स्कीमिंग होता है, कम पे लॉन्च करने पे पेनिट्रेशन होता है। प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि भाई वो वैल्यू जिसके बल वो प्राइस वो अमाउंट जो सेलर चार्ज करता है, क्या बोलते हैं, कस्टमर से गुड्स और सर्विस को बेचने के बदले, ये हमेशा दोनों के बीच बैलेंस्ड होनी चाहिए कि भाई प्रॉफिटेबल भी हो और कस्टमर के लिए अफोर्डेबल भी हो। ये 5 पॉइंट या 6 पॉइंट सफिशिएंट है, क्योंकि भाई टॉपिक बड़े बड़े हैं। तो अगर हेडिंग बना के लिखोगे ना, तो हेडिंग बनाने बनाने में भर जाएगा सब कुछ। ठीक है, उसके बाद है सबसे बड़े फैक्टर्स। अब हम इसको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि भाई मैं कंपनी हूँ, मुझको अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है इंटरनेशनल मार्केट में, तो मैं क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रख के उसकी प्राइस डिसाइड करूँगा। सबसे पहले गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि भाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन का सबसे पहले तो मीनिंग समझो। गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? जब किसी कंट्री में हम प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ने पहले से ही कुछ वो लगा रखी हो रेगुलेशंस, रूल्स। अब कि भाई दो रेगुलेशंस लगती है इस मामले में। एक होती है प्राइस फ्लो, प्राइस सीलिंग। प्राइस फ्लो सीलिंग का क्या मतलब है? हम खड़े हैं, हम फ्लो हमारे से नीचे है, सीलिंग हमसे ऊपर है, जैसे छत की सीलिंग और फ्लो फर्श। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट ना जब कम थोड़ी सी डेवलप्ड कंट्री होती है जैसे इंडिया, इंडिया में जब उनको पता है कि भाई कोई फॉरेन कंपनी आएगी, तो वह हमेशा मार्केट को तोड़ने के लिए आती है।
ठीक है। तो कम गवर्नमेंट क्या करती है, हमेशा प्राइस के कुछ क्राइटेरिया लगा देती है कि भाई तुम ना इससे ज़्यादा से बेचोगे, मतलब प्राइस सीलिंग लगा देती है कि भाई इससे ज़्यादा का नहीं बेच सकते। प्राइस फ्लो लगा देती है कि भाई फ्लो लगा देती है कि भाई इससे नीचे का नहीं बेच सकते। ठीक है। तो हमें अपनी प्राइस उसी के बीच में डिसाइड करके लगानी होती है कि भाई उस जहाँ पे हमें प्रोडक्ट बेचना है उस कंट्री की गवर्नमेंट ने क्या फिक्स कर रखा है कि भाई उनकी प्राइस में, ठीक है, तो प्राइस उसी के बीच में होना चाहिए। ठीक है। दूसरा इंटरवेंशन का तरीका क्या है कि मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन की गवर्नमेंट ने सेट कर दिया कि भाई तुम इतना ही प्रॉफिट ले सकते हो, इस प्रोडक्ट पे इस पे इतना ही मार्जिन रख के चलना है प्रॉफिट का कि भाई उन्होंने फिक्स कर रखा है इतनी कॉस्ट इतना मार्जिन, तो इतनी प्राइस पे बेच सकते हो। तीसरा, टैरिफ और टैक्सेशन। टैरिफ और टैक्सेशन का क्या मतलब है कि भाई जब हम किसी कंट्री में सामान बेचते हैं ना, तो वहाँ की कंट्री इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगा देती है कि भाई इतना टैक्स देना होगा तुम्हें हमारी कंट्री में प्रोडक्ट बेचने के लिए। टैरिफ और टैक्सेशन से क्या होता है, जब वो हम अपने देश से कोई सामान दूसरे देश में बेचते तो टैरिफ लगने का तो वो महंगा वैसे ही हो जाता है वहाँ जाके। ठीक है। तो हमें अपने सामान को बेचते वक्त ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई टैरिफ लगने के बाद कहीं उस मार्केट में वो प्रोडक्ट हजम ही ना हो कि भाई टैरिफ लगने के बाद तो इतना महंगा हो गया प्रोडक्ट कि लोगों ने वहाँ खरीदा ही नहीं। सब्सिडीज वगैरह क्या होती है कि भाई कुछ जैसे मशीनरी वगैरह होती है जो कैपिटल गुड्स होती हैं, इंडिया में भी है कि कैपिटल गुड्स पे सब्सिडीज मिल जाती है। सब्सिडीज क्या होती है कि भाई जो सब्सिडीज कैसे इफेक्ट करती है कि भाई वो उस कंट्री में हमारे गुड की प्राइस घटा देती है। जैसे कोई चाइना से मशीनरी आती है कई सारे टेक्सटाइल वगैरह की, और अगर उसकी प्राइस यहाँ घट जाती है तो यहाँ डिमांड उन प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं बढ़ी जाती है कि भाई मान लो चाइना से आने वाले कैपिटल गुड्स पे सब्सिडी लगा के गवर्नमेंट ने कि कैपिटल गुड्स पे तुम सब्सिडी ले सकते हो कि भाई आधे दाम में पड़ जाएगी। तो जब भी कोई नया बंदा मशीनरी डाल देगा, कोई प्लांट डालेगा, फैक्ट्री डालेगा, तो वो वहाँ से प्रोडक्ट खरीदना प्रेफर करेगा सब्सिडीज़ की वजह से। टैक्स कंसेशन का क्या मतलब होता है कि भाई जो एक्सपोर्टर्स होते हैं ना उनको टैक्स पे कंसेशंस मिल जाते हैं। कंसेशंस क्या होता है कि छूट मिल गई कि भाई तुम्हारी जो टैक्स की अमाउंट थी वो नहीं चार्ज होगी। क्यों? क्योंकि मेनली जो कंट्रीज हर कंट्री अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है कि भाई उसका माल पूरे देश में बिके उस कंट्री से। तो गवर्नमेंट हमेशा टैक्स को बढ़ाने के लिए कंसेशंस दे देती है कि भाई, तो हम उसके हिसाब से भी वो भी हमारे प्राइसिंग को इफेक्ट करती है कि जैसे हम पेरेंट कंट्री है, हम इसमें दो कंट्रीज पढ़ेंगे, पेरेंट कंट्री और होस्ट कंट्री। पेरेंट कंट्री क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब पेरेंट कंट्री क्या होता है जिस कंट्री में उस ऑर्गेनाइजेशन या उस कंपनी का हेड क्वार्टर होता है। होस्ट कंट्री का होती है जो एक्सपोर्ट करती है जिस कंट्री में हम, वो होस्ट कंट्री होती है। ठीक है। तो होस्ट कंट्री और पेरेंट कंट्री का एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं, शाओमी। शाओमी की पेरेंट कंट्री हमेशा चाइना रहेगी, उसकी होस्ट कंट्री इंडिया है क्योंकि इंडिया में उसके फ़ोन्स बिकते हैं, वो चाइना से हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करती है। ठीक है। तो ये दो चीज़ें भी याद रखनी है। उसके बाद है अपना ये, एक सेकंड आवाज़ आ रही है, एक सेकंड। हेलो 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 हेलो। हाँ अब ठीक है। तो उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या है, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का क्या मतलब होता है कि भाई जैसे कि एक एक्सचेंज रेट होता है जो हमारी करेंसी है ना उस करेंसी में सामान नहीं बिकता। जैसे इंडिया में कोई सामान बिक रहा है तो वो रुपये में बिकेगा, और अमेरिका में बिक रहा है तो वो डॉलर में बिकेगा। तो क्या होता है कि भाई सेलिंग से लेके पेमेंट होने तक के बीच में रेट वेरी करता है, ऊपर नीचे होता है ट्रांजैक्शन का। तो क्या होता है कि भाई जैसे मान लो जब हमने डील क्रैक की, वैसे इसके कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए कॉन्ट्रैक्ट ना बनाया जाए ना तब की बात होती है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि लिख देते हैं कि भाई हमने जिस दिन डील क्रैक कोड किए उस दिन डॉलर का वेट ये चल रहा था तो इतनी प्राइस फिक्स हुई है कि भाई इतनी अमाउंट मिल जाएगी। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का काफ़ी कम असर पड़ता है। पर अगर कोई डील का वो ना बना हुआ कोड पे कॉन्ट्रैक्ट ना बना तो क्या होता है कि भाई देखो जैसे हमने जिस दिन सामान की डील क्रैक की उस दिन हमने कहा कि भाई $10,000 के बदले हम तुम्हारे देश में अपना सामान बेच देंगे। इंडिया से सामान अमेरिका जाएगा यूएसए $1,000 के बदले। उस टाइम पे डॉलर की वैल्यू थी, डॉलर टू रुपये की वैल्यू थी ₹50, कि वहाँ से $1,000 का मतलब है हमें ₹50,000 अपने बैंक में मिलेंगे। पर इन फ्यूचर रुपी अप्रिशिएट हो गया, वो हो गया 45 का, कि अब डॉलर टू रुपये की वैल्यू 45 है। तो जो अप्रिशिएशन हुआ ना उसकी वजह से जब पेमेंट आई
तब $1000 तो उन्होंने अपनी तरफ से जो डील में डन हुए थे कि 1000 देंगे हम, $1000 उन्होंने दे दिया हमें, पर 45 रुपये चेंज होने की वजह से 5000 का हमारा लॉस हो गया। तो उस फ्लक्चुएशन को भी ध्यान में रख के एक्सचेंज रेट की अपनी प्राइस डिसाइड करनी होती है ताकि हमें कोई लॉस ना लगे। अब जैसे अगर इस बंदे ने मार्जिन रखा हो कि प्रॉफिट का मैं इतना मार्जिन लेके चलूँगा अपनी प्राइस फिक्स करते हुए प्रोडक्ट की, तो उसको लॉस उसके प्रॉफिट पे होगा 5000 का। पर अगर किसी ने मार्जिन कम रखा हो या प्राइस का ऊपर नीचे की हो तो वो लॉस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा उसके लिए 5000 का इस लॉट में। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, तीसरा फैक्टर है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री क्या होती है, जिस कंट्री में हम सामान भेजें उस कंट्री की भी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत वो होनी चाहिए, प्राइस फिक्स करते हुए ध्यान में रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई कंट्री वर्थ इट ही नहीं है, मतलब उसमें पॉवर्टी ज़्यादा है, तो हम वहाँ अपना महंगा सामान बेच ही नहीं सकते, वो वेस्ट हो जाएगा। अगर वहीं कोई कंट्री रिच है तो उसमें हम अगर हायर प्राइस पे चार्ज करना चाहें ना तो प्राइस हायर चार्ज हो सकती है, क्योंकि उस हिसाब है उस कंट्री के लोग वहाँ अफोर्ड करने के लायक हैं। जैसे कि अगर यहाँ से हमें कुछ सामान यूएई बेचना हो, यूएई मतलब दुबई, अरबिक कंट्रीज़ को, तो वो ख़रीद लेंगे आराम से, क्योंकि उनकी बात है इतनी कि भाई वो महंगे से महंगी चीज़ खरीद सकते हैं। और वहीं अगर हमें अपना सामान यहाँ से पाकिस्तान बेचना हो, इंडोनेशिया बेचना हो, तो इन कंट्री में हम हायर प्राइस नहीं चार्ज कर सकते, क्योंकि यहाँ नॉर्मल प्राइस वाले प्रोडक्ट भी लोगों को खरीदने मुश्किल है और यहाँ ग्रोथ करना मुश्किल हो जाएगा। लेवल ऑफ कंपटीशन इन होस्ट कंट्री, कंपटीशन किस लेवल का होस्ट कंट्री पे, जिस कंट्री में हम सामान बेचें वहाँ कितना कंपटीशन झेलना पड़ सकता है। जैसे कि शाओमी, चाइना से जो शाओमी के फ़ोन्स इंडिया में बिकते हैं उनको पता है इंडियन कंपटीशन इंडियन फ़ोन्स के बीच है ही नहीं, क्योंकि इंडिया का कोई भी मोबाइल फ़ोन कंपनी इतने अच्छे फ़ोन बनाती ही नहीं। जो भी इंडिया में फ़ोन बिकते हैं सैमसंग, नोकिया की कंपटीशन के नाम पे शाओमी वालों को पता है कि भाई इंडिया में किन किन के फ़ोन बिकते हैं, तो चाइनीज़ फ़ोन बिकते हैं। सैमसंग, नोकिया और उसके बिकते थे पहले, सैमसंग, नोकिया, एप्पल के। नोकिया का मार्केट पूरा ख़त्म हो चुका है, सैमसंग, एप्पल और चाइनीज़ ब्रांड का ही बचा है। ठीक है, तो इंडिया में उनको कोई कंपटीशन इंडियन कंपनियों की तरफ से झेलना ही नहीं पड़ता। प्रोडक्ट डिफरेंस, इसके बाद है 5वां पॉइंट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है कि भाई फीचर्स, कि भाई हम अपने कॉम्पिटिटर से क्या प्रोडक्ट में अच्छे फीचर्स दे रहे हैं, तो उसके हम ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि भाई एप्पल वालों के मेनली अपने फीचर्स के नाम के चार्ज करते हैं, पर ना तो वो भी फ़ोन ही हुए हैं बाकी कंपनियों की तरह, पर उनका फ़ोन इतना महंगा क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्ट उनका बाकी फ़ोनों से डिफ्रेंशिएट है किस मामले में, सिक्योरिटी में, कैमरा क्वालिटी में, स्टोरेज में, एक्सेट्रा में। ठीक है, कॉस्ट सबसे बड़ा फैक्टर होता है, मतलब यही प्राइम फैक्टर है कि भाई प्राइस कैसे फिक्स होगी। अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो प्राइस ऑब्वियसली हमें बढ़ा के फिक्स करनी पड़ेगी, अगर कॉस्ट कम है तो हमें प्राइस कम रख के भी काम चला सकते हैं। कॉस्ट में क्या क्या आता है, एक तो भाई प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, उसके बाद अगर हम विदेश में सामान बेचें तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बीच में जहाँ हम स्टोर करेंगे वो कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट क्यों, क्योंकि भाई अब जैसे कोई ऐड इंडिया में किसी तरह से चल रही थी, चाइना में किसी तरीके से चलेगी। अगर चाइनीज़ फ़ोन शाओमी का वहाँ बिकता है तो वहाँ कुछ और ऐड करके बेचते होंगे वो चिंग चोंग चांग करके, और इंडिया में सेम प्रोडक्ट कैसे बेचते होंगे वो, शाओमी का फ़ोन आमिर खान, शाहरुख खान इनके थ्रू बेचेंगे। तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऐसे आ गई। इंश्योरेंस कॉस्ट क्या होगी, इंश्योरेंस लेनी पड़ती है भाई, ट्रांसपोर्टेशन की वो चार्जेस, टैरिफ चार्जेस, इन सबको ध्यान में रख के चार्ज करनी पड़ती है फिक्स। कॉस्ट से कम सिर्फ हम शॉर्ट रन में चल सकते हैं, लॉन्ग रन में हमेशा हमें कॉस्ट से ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। शॉर्ट रन में पर हम कॉस्ट से कम कर सकते हैं जब हमें न्यू मार्केट में कब्जा करना, जैसे कि भाई चाइनीज़ ब्रांड है, उनको उनका डोमेस्टिक मार्केट में बहुत दबदबा है, तो वो इंडियन मार्केट में जब आए तो उन्होंने सस्ते में भी फ़ोन बेचे इंडियन मार्केट में। क्यों सस्ते में क्यों बेचे, ताकि वो पेनिट्रेट कर सके मार्केट में। जैसे क्योंकि भाई देखो जब स्टार्टिंग में होता है ना मार्केट में, हमें पता है कि सामान अभी कम बिकना है पर बिकना है, तो कंपनी क्या करती है, जब उन्हें पता है कि उनको बाकी जगहों से ह्यूज प्रॉफिट आवे तो वो छोटा सा सट्टा खेलने के लिए रेडी होते हैं कि भाई हम छोटा सा लॉस उठा लेंगे, बस हमें उस मार्केट में कब्जा जमाना होता है। ठीक है, 7वां पॉइंट है इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इंटरनेशनल एग्रीमेंट का क्या मतलब है कि भाई कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट कैसे होते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट की बायलैटरल, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट। बायलैटरल एग्रीमेंट और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है कि भाई बायलैटरल का क्या मतलब है, दोनों कंट्री के बीच एक सौदा हुआ है कि भाई
हम इतने के तुमसे गुड्स खरीदेंगे, इसके बदले तुम्हें हमसे इतने के खरीदने ही पड़ेंगे। बायलैटरल ट्रेड यही होता है कि मतलब दोनों कंट्रियों ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेड बना के दोनों कंट्रियों के बीच इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट सेम वैल्यू के होंगे, ठीक है। तो वो भी प्राइस लेवल पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है, क्योंकि भाई द ग्लोबल कंपनी हैज़ टू कंसीडर दिस एग्रीमेंट भाई, क्योंकि उसी हिसाब से हमें अपनी प्राइस डिसाइड करके चलना पड़ेगा। ये मुझे समझ नहीं आ पाया, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि भाई ऑब्जेक्टिव्स का वहाँ क्या मतलब है कि भाई हर कंपनी के ना अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंटरनेशनली सामान बेचने के। किसी कंपनी का अगर ऑब्जेक्टिव है कि भाई इसमें ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं सब पॉइंट्स बना के, कि भाई किसी कंपनी का अगर ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई उसने इंटरनेशनल मार्केट ग्लोबल मार्केट में अपना सामान क्यों बेचना, ताकि कि भाई वो उस कंट्री में जम सके, किसी और दूसरी कंट्री में अपने आप को एक्सपेंड कर सके, तो वो हमेशा एंट्री करने के लिए सामान सस्ते पे बेच सकती है। पर अगर वहीं अगर किसी कंपनी का एम ये है कि भाई जो उनकी प्रोडक्शन यूनिट है उसकी फुल कैपेसिटी तक उन्हें प्रोड्यूस करना, मतलब मैं अगर 1000 टन बनाने की कैपेसिटी है और मेरी कंट्री में सिर्फ 800 या 500 किलो सामान बिकेगा, तो बचा हुआ सामान मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। ये पॉलिसी होती है तरीके की। पिछले चैप्टर यूनिट में हम पढ़ेंगे, सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे हम कि भाई कुछ कंपनियों के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि भाई उन्होंने जो सरप्लस बनाया वो ही बेचते हैं, ठीक है। अगर किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि भाई उन्हें सिर्फ एक टारगेट रेट ऑफ रिटर्न अचीव करना है, तो वो उस हिसाब से प्राइस कंसीडर करेंगे। अदर फैक्टर क्या है? अदर फैक्टर ये थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। डिमांड इलास्टिसिटी का क्या मतलब है कि भाई कई फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, इलास्टिसिटी कि भाई डिमांड पे क्वांटिटी का इफेक्ट पड़ता है। कैसे एक्सप्लेन करना था इसको, एक सेकंड। हाँ, इसका क्या मतलब है कि भाई जैसे प्राइस फैक्टर है, अगर हम किसी क्वांटिटी डिमांडेड पे प्राइस को कैसे इम्पैक्ट करता है कि भाई अगर हम उसकी प्राइस बढ़ा दें, इलास्टिसिटी में क्या होता है, अगर इलास्टिक है तो जैसे जैसे हम प्राइस बढ़ाते जाते हैं ना, वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाती है कि भाई लोग कम डिमांड करते हैं उस क्वांटिटी की। अगर इन इलास्टिक है कि मतलब चाहे हम प्राइस बढ़ाए घटाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग खरीदने को रेडी हैं, उनकी डिमांड करने वाली डिमांडेड क्वांटिटी सेम आएगी, तो हम हाइयर प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं। पर अगर इलास्टिसिटी है तो हम थोड़ा लोअर प्राइस चार्ज करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी हमारी डिमांड में रहे, ठीक है। इमेज ऑफ द पेरेंट कंपनी एंड द कंट्री की इमेज और उसकी पेरेंट कंपनी की इमेज कैसी है कंट्री में, उससे भी प्राइस का फर्क पड़ता है। जैसे भाई एप्पल की यूएसए की दोनों की इमेज इतनी अच्छी है कि वो हाइयर प्राइस चार्ज कर सकते हैं उस वैल्यू के बदले, उस फेम के बदले, ठीक है। अब प्राइसिंग पॉलिसी का क्या मतलब है? प्राइसिंग पॉलिसी का क्या मतलब है, हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि हमारी कंपनी है, हमें अब ग्लोबली अपना सामान बेचना है, तो हम प्राइसिंग पॉलिसी कैसे अडेप्ट करेंगे? 3 तरह की प्राइसिंग पॉलिसी: स्टैंडर्ड प्राइसिंग पॉलिसी, 2 टायर प्राइसिंग पॉलिसी, मार्केट प्राइसिंग पॉलिसी। स्टैंडर्ड प्राइसिंग पॉलिसी का क्या मतलब है? कंट्री चाहे कुछ हो, हम सबसे एक ही तरीके का रेट चार्ज करेंगे। नो वे कि भाई उस कंट्री में वहीं कितनी क्वांटिटी जा रही, कम जा रही है, ज़्यादा जा रही है, वो कंट्री डेवलप है अंडर डेवलप है, कोई भी फैक्टर नहीं देखेंगे हम। हर कंट्री से सेम चार्ज करेंगे, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, ठीक है। और टू टायर प्राइसिंग पॉलिसी का क्या मतलब है कि भाई हम 2 प्राइसेस चार्ज करेंगे, डोमेस्टिक वालों से थोड़ा कम चार्ज करेंगे, एक्सपोर्ट वाली क्वांटिटी से हम थोड़ा ज़्यादा चार्ज करेंगे कि भाई उसकी प्राइस थोड़ी बढ़ा देंगे, क्योंकि उसमें थोड़े चार्जेस वगैरह भी जुड़ जाते हैं, ठीक है। मार्केट प्राइसिंग पॉलिसी का क्या मतलब है? हम मार्केट टू मार्केट वैरी करेगी प्राइस। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच का क्या मतलब होता है? पॉलीसेंट्रिक अप्रोच का मतलब होता है कि भाई देखो, एक इसमें मतलब 3 अप्रोचेस थी, पॉलीसेंट्रिक, इन्फो समथिंग सेंट्रिक करके है। उसमें क्या होता है कि भाई जब कोई कंपनी इंटरनेशनली ट्रेड करती है ना, तो वो हर नेशन को कैसे देखती है। पॉलीसेंट्रिक का क्या मतलब है? वो हर नेशन की मार्केट को अलग अलग देखती है। जैसे कि मैकडोनल्ड्स या किसी भी फ्रेंचाइजी में हम देखें तो वो हर नेशन के हिसाब से अपने अपने मेन्यू को थोड़ा थोड़ा बदल देती है। जैसे इंडिया में आलू टिक्की बर्गर निकाला उन्होंने, ये उनकी अप्रोच कैसे दिखाती है कि भाई वो वहाँ के कल्चर के हिसाब से
तो अडेप्ट हो। जैसे यहाँ बीफ वाले बर्गर नहीं बिकते, अमेरिका में बीफ वाले बर्गर भी बिकते, क्यों? क्योंकि यहाँ के मार्केट में बीफ वाले बर्गर कोई नहीं खाएगा। तो पॉलिसी सेंटर का अप्रोच में क्या होता है कि भाई हम हर मार्केट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करें। तो मार्केटिंग पॉलिसी भी वैसे हो जाती है कि भाई हर कंट्री में अपने जब भी हम प्रोडक्ट लॉन्च करें, तो अगर हम हर नेशन को अलग से देखें तो हर नेशन से अलग अलग प्राइस चार्ज करेंगे, किसी से कम किसी से ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद है थर्ड, प्राइस कोटेशन। तीसरा क्या है, अब तक जो हमने दोनों पॉइंट्स पढ़े थे ना, वो कंपनी के इंटरनल चीज़ें थी डिसाइड करने के लिए प्राइस को। फैक्टर्स हो गए कि भाई हम फैक्टर्स को देख के प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं। पॉलिसी होगी कि भाई हमें क्या पॉलिसी डिसाइड करनी है। अब आती है प्राइस कोटेशन। प्राइस कोटेशन का क्या मतलब होता है कि भाई अब हम बेचेंगे डील्स। प्राइस कोटेशन में डील्स की चार्ट हम देखेंगे कि भाई कोटेशन का क्या मतलब होता है कि भाई हमने किसी को अपनी कोटेशन बेची कि भाई हम तुम्हारे देश में इतना सामान इतनी डेट को इतनी प्राइस में बेच देंगे। मतलब इसमें प्रपोजल होता है एक तरीके से कि भाई हम इतना सामान एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, इस प्राइस पे इस डेट को पहुंच जाएगा, इतने एक्सपेंसेस हम उठाएंगे। तो इसमें वेरियस टाइप ऑफ कोटेशंस हैं। कोटेशन इज़ जस्ट लाइक अ प्रपोजल कि भाई हम तुम्हारे साथ ट्रेड करना चाहते हो, हमारा ये प्रपोजल है कि हम ऐसे ट्रेड करना चाहते हैं, ये हमारे प्राइजेस रहेंगे, ये हम चार्ज करेंगे, ये एक्सपेंसेस हम बियर कर लेंगे, ये एक्सपेंसेस तुम बियर करोगे। ठीक है, तो किस किस टाइप की कोटेशंस होती है वो इसमें आगे पॉइंट्स दिए हुए हैं 6। ठीक है, सबसे पहले है एक्स वर्क कोटेशन। एक्स वर्क कोटेशन का क्या मतलब है कि भाई जहाँ सामान बना, ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, वहाँ की प्राइस ली जाती है, कोटेड की जाती है कि भाई प्रोडक्ट की फैक्ट्री की प्राइस क्या है। ठीक है, इसमें प्रोड्यूसर अपना मार्जिन जोड़ देता है, बस बाकी सारे एक्सपेंसेस जो भी होते हैं ना, वहाँ से फैक्ट्री से लेके एक्सपोर्टर की जो डेस्टिनेशन होती है वहाँ तक पहुँचने के सारे एक्सपेंसेस हम भी कहेंगे। जैसे कि भाई हमारी कंपनी ने एक को भेज दिया, क्या बोलते हैं, कोटेशन। एक सेकेंड, ये कोटेशन का क्या मतलब है कि भाई जिस एक्स कोटेशन का क्या मतलब है कि भाई हमने प्राइस कैसे डिसाइड की, भाई हमारी इतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी है, ये हमारा मार्जिन है। इसके ऊपर हमारी फैक्ट्री से लेके जो भी बायर है उसके दुकान तक पहुंचने में जितना भी एक्सपेंसेस होगा ना, वो बायर भी करेगा। ठीक है, कोई भी हम एक्सपेंस नहीं उठाएंगे रास्ते का। ठीक है, ये होती है कोटेशन कि भाई हम प्राइस चार्ज करेंगे, देखो भाई बाकी खर्चा तुम्हें एक्सपेंस उठाना। इस कोटेशन का एग्जांपल कैसे हो सकता है कि हमारी कंपनी इंडिया में और हमने एक डील क्रैक की उसके साथ, क्या कहते हैं, यूएसए की कंपनी के साथ। तो हमने उसको क्या बोला कि भाई देख हमारी प्राइस होगी इतनी, उसके ऊपर जितना भी रास्ते का खर्चा वगैरह सब कुछ होगा वो सब कुछ तुझे पे करना, और ये प्राइस है। ठीक है, तो इस कोटेशन पर अगर एग्री हो तो हम आगे बात करेंगे, वरना रहने देंगे। ठीक है, फ्री अलोंग शिप और फ्री ऑन व्हील। फ्री अलोंग शिप और फ्री ऑन व्हील का क्या मतलब, ऐसे हम पढ़े ना तो इसके आगे जो फॉर्मूले दिए हुए हैं इससे भी पता चल सकता है, चीज़ें दिए हुए ना उससे भी पता चल जाता है। अब इसमें क्या होता है, एक्सपोर्टर क्या बियर करता है, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं डॉक रेलवे वगैरह के, वो एक्सपोर्टर बियर करता है, मतलब जो बेचे जो हम है। इम्पोर्टर कौन से चार्जेस बियर करता है, जो वहाँ से लेकर उसकी डेस्टिनेशन तक के खर्चे होते हैं वो सारे वो बियर करते हैं। ठीक है, अब इसमें चार्जेस कैसे बढ़ते हैं कि अब हमारी कोटेशन क्या रहेगी सामने वाले को जिसको हम सामान बेचना चाहते हैं, कि हम उसको ये बोलेंगे कि भाई देख हमारी दुकान से लेके डॉक तक हम भिजवा देंगे बिल्कुल सुख शांति से, उसके अलावा जितने भी सारे चार्जेस हैं ना वो सारे तू भी करेगा। ठीक है, इसमें जो फ्रेट किराया और इंश्योरेंस इन ट्रांजिट होती है, मतलब जो शिपमेंट का इंश्योरेंस होता है उसका खर्चा भी हम भी करते हैं। उसके अलावा जितने भी सारे चार्जेस हैं, और एक सेकेंड माय बैड, मतलब इसमें जो खर्च किराया होता है, जो इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन होती है वो नहीं होती इसमें। ठीक है, हम सिर्फ कितना बियर करते हैं कि भाई हमने यहाँ से डॉक पे सामान भेज दिया, डॉक से आगे जितना भी खर्चा उठाना है ना वो तुझको उठाना है। डॉक तक के खर्चे हमारे थे। डॉक तक के खर्चे में क्या क्या आ सकता है कि भाई जो पीछे हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट मार्जिन पड़ा वो। ठीक है, फिर उससे अगर पैकेजिंग के कुछ चार्जेस लगे, लोडिंग के चार्जेस लगे हैं, मतलब फैक्ट्री से लेकर डॉक तक भिजवाने के जो ट्रांसपोर्टेशन तक के चार्जेस लगे वो। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने बनाने पड़े कि भाई हमें तो विदेश में सामान भेजना है यूएसए में, तो उसके जो चार्जेस वगैरह वो।
हैंडलिंग चार्जेस की भाई जो सीईओ पोर्ट तक भिजवाने के जो भी चार्जेस हैं सारे वो, अगर कोई एक्सपोर्ट की ड्यूटी लगती है वो सारे खर्चे हम बियर करेंगे। फिर डॉक से लेके जो भी वहाँ सामान उतरवा के उसको अपने शेल्फ में जहाँ भी सजवाना है उसके सारे खर्चे वो बियर करेगा। ठीक है, दैट्स ऑल। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक पर्पस। मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन आएगी इस समय। आगे तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरे टाइप की कोटेशन क्या है, फ्रेट और कैरेज पेड। इस कोटेशन में क्या होता है कि भाई एक्सपोर्टर रिस्पॉन्स सारे किस एक्सपोर्टर हम किराए का भी जो सी पोर्ट पे जो किराया होता है, मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक का, मतलब उधर जैसे इंडिया का पोर्ट हो गया, यूएसए का पोर्ट हो गया, तो यूएसए के पोर्ट का किराया भी और इंश्योरेंस चार्जेस भी, सॉरी जो इम्पोर्टर की साइड है, एक सेकेंड यार, जो इम्पोर्टर की साइड वो लगता है ना किराया, कि भाई ये इंडिया के डॉक से निकली, इंडिया के डॉक के बाद जो यूएसए के डॉक पे उतरेगी पोर्ट पे, जो यूएसए के पोर्ट पे उतरने का खर्चा ना वो भी होगा हमारे में। अभी भी इंश्योरेंस जो होगी उसके खर्चे वही उठाएगा बायर, वो हम नहीं उठाएंगे। ठीक है, उसके बाद है कॉस्ट एंड इंश्योरेंस फैटिग। इसमें क्या होता है, एक्सपोर्टर जो इंश्योरेंस वगैरह जितने भी सारे खर्चे हैं ना वो भी वही उठाएगा। जो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट हुई थी और जो चार्जेस रास्ते में लगे, मतलब अब इसमें जैसे जैसे हम देख रहे हैं ना, तो मेनली ये कोटेशन ऐसे याद रखने को ही है कि भाई धीरे धीरे जैसे जैसे आगे आगे कोटेशंस दी हुई है ना उसमें खर्चे उठाने प्राइस में जुड़ते जाएंगे कई सारे। पहली प्राइस कैसे डिसाइड हुई कि भाई सिर्फ हम अपना प्रॉफिट देख रहे हैं और कॉस्ट देख रहे हैं, उन दोनों को जोड़ दिया, उसके आगे के सारे खर्चे बायर उठाएगा, तो वो हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं। दूसरे वाले में हमने प्राइस में अपन वो क्या बोलते हैं डॉक तक भिजवाने के खर्चे भी जोड़ दिए प्राइस में। उसके बाद हमने उस यूएसए के डॉक पे जब सामान उतरेगा उसके खर्चे भी हमने जोड़ दिए। अब इस वाले में क्या किया हमने, इंश्योरेंस के खर्चे भी जोड़ दिए प्राइस में, कि भाई उसने बोला कि इंश्योरेंस का खर्चा भी तुम उठाओगे, तो इंश्योरेंस के खर्चा जो भी रास्ते में हुआ वो भी प्राइस में हमने जोड़ दिया। उसके बाद क्या है, डिलीवरी ड्यूटी पेड। डिलीवरी ड्यूटी पेड का क्या मतलब है कि भाई जो भी सारे खर्चे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम क्लियरेंस चार्जेस, ब्रोकरेज फीस एंड कमीशन, अब वो सारे खर्चे इंपोर्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक हमारे पास हम ही उठाएंगे। ठीक है, कि इस प्राइस के अंदर एक्सपोर्टर ने सारे के सारे खर्चे उठाए इंपोर्टर की दुकान तक पहुंचने के। फाइनल प्राइस में क्या है, इस समय भाई पूरे की मतलब पिछले वाले में वहाँ तक के उठाए, क्या बोलते हैं डेस्टिनेशन तक के उठाए खर्चे, कि भाई डेस्टिनेशन पे पहुँचा दिए, उस तक के खर्चे उठाए। अब इसमें क्या है भाई, इंपोर्ट एजेंट के गोडाउन तक, इसमें पता नहीं भाई, दोनों पॉइंट वैसे मिलते जुलते ही हैं, एक ही बात है वैसे देखा जाए तो। उसमें भी सेम ही खर्चे उठाए डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के, इसमें भी वही खर्चे उठाए हुए, एक ही बात है, थोड़ा बहुत ही फर्क है, मैं भी सर के ऊपर से गया। एंड डंपिंग, डंपिंग का क्या मतलब होता है, देखो डंपिंग का मतलब क्या होता है, डंपिंग का सामान्य अर्थ क्या लेते हैं हम, कूड़ा कचरा फेंकना। ठीक है, तो वैसे ही होता है डंपिंग। डंपिंग का क्या मतलब है कि भाई इसमें हम प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई हम बिल्कुल कम कर देते हैं। कई कारण हो सकता है कम करने की, भाई हमने घटिया सामान बना दिया, हमें बेचना है, हमें थोड़ा बहुत पैसे ही कमाने, हमने बेचना है, बस हमने इसलिए बहुत कम कर दिया। या हमें नहीं होता प्रोडक्ट वो जो हमने पढ़ी थी प्राइस की वो प्राइस पेनिट्रेशन पॉलिसी, उसका भी मतलब लोएस्ट लेवल पे पहुंच गए हम, कि भाई हम तो बिल्कुल ही नीच स्तर के पे बेचें ताकि हम उस पर मार्केट को डिस्ट्रॉय कर दें, इंडिजीनियस मार्केट ही डिस्ट्रॉय कर दे जिस देश में हमें बेचना है। ठीक है, तो डंपिंग डब्ल्यूटीओ की तरफ से बैन है कि भाई कोई भी कंट्री का बंदा किसी भी दूसरी कंट्री में डंपिंग पॉलिसी नहीं यूज़ करेगा। डंपिंग पॉलिसी का क्या मतलब है कि भाई कोई भी जो कंपनी है वो अपनी सेल के 1% if the volume of dumped imports from a particular country is less than okay, I can understand that dumping measure will because no country will be allowed to dump its product.
कोई भी कंट्री मतलब WTO की तरफ से बैन है कि भाई डंपिंग नहीं अलाउड, बस उस केस में अलाउड है कि भाई अगर तुम अपनी कंट्री में 1% से ज़्यादा समथिंग का अगर सामान बेच रहे हो तो। टाइप्स ऑफ डंपिंग दे रखा है इसके बाद, मतलब डंपिंग थोड़ा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, मैं भी सके पस गया। डंपिंग की मतलब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कहा बंद है, क्योंकि भाई डोमेस्टिक मार्केट ख़राब होते हैं जिस कंट्री में भी हम, इसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में गिना जाता है। ठीक है, इसके बाद डंपिंग पॉलिसी में टाइप्स ऑफ डंपिंग क्या है भाई। डंपिंग का क्या है कि सबसे पहले कि भाई हम लॉस में भी बेच देंगे, सेलर लॉस में भी बेच देते हैं फॉरेन मार्केट में, जस्ट वहाँ के कंपटीशन को ख़त्म करके वहाँ पर मोनोपोली बनाने के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, फिर जैसे मोनोपोली बनती है वो अपने प्राइसेस बहुत बढ़ा देते हैं कि भाई एक बार मार्केट टूटते हैं फिर हम अपने आएंगे। प्रेडेटरी, प्रेडेटरी का मतलब जस्ट लाइक प्रेडेटर से याद कर सकते हैं हम इसको। पहले घात लगा के बैठेगा, जैसे मौका मिला पाड़ लेगा। तो घात लगाने में वो क्या करता है, लॉस में बेचता है, जैसे ही पाड़ना हो तो उसको प्राइसेस बढ़ा देता है। कितना अच्छा टीचर हूँ मैं। सपोर्टेटिक डंपिंग, सपोर्टेटिक डंपिंग में क्या होता है कि भाई मैन्युफैक्चर से छुटकारा चाहता है अपना जो सामान नहीं बिका, इसलिए वो बहुत सस्ते में बेच देता है दूसरी कंट्री में। इसके कारण क्या, इसका मेनली पॉइंट क्या हो गया कि भाई मैंने कुछ सामान बनाया था, अब वो मेरी कंट्री में बिक नहीं है, मुझे दूसरी कंट्री में बेचना है, तो मैं थोड़े सस्ते में बेच देता हूँ कि भाई बस छुटकारा मिल जाए और मुझको इतना ज़्यादा लॉस ना। तीसरा है परसिस्टेंट डंपिंग। परसिस्टेंट डंपिंग का क्या मतलब है कि भाई मैंने अपना मार्केट वन मार्केट एज कम्पेयर टू द मार्केट कि भाई मैं एक मार्केट में सस्ते में बेचा हूँ, एक में महंगे में बेचा हूँ, मतलब मैंने अपने किसी एक कंट्री के मार्केट में तो टिक्का दाम रखा, दूसरी में एज कम्पेयर टू उस कंट्री से सस्ते में बेचा। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ का कंपटीशन तोड़ना है। ठीक है, और जैसे दूसरी कंट्री में कंपटीशन तोड़ना, जैसे इंडिया से अगर दो जगह सामान जा रहा है, जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी में हम $200 में बेचे हैं और फ्रांस में हम 150 में बेचे हैं। फ्रांस में हम 150 में क्यों बचे? क्योंकि हमें एक बार फ्रांस का मार्केट तोड़ना है, उसमें कब्जा जमाना है, तब तक हम इसमें सस्ते में बेचेंगे। ठीक है, रिवर्स डंपिंग का तो रिवर्स डंपिंग जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है कि भाई एक्सपोर्ट महंगे में करें, अपनी डोमेस्टिक में सस्ते में बेचें, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता। इसका मेन वही होता है कि भाई होम होम मार्केट में कंपटीशन तोड़ना है, या दूसरा कि भाई एक्सपोर्ट चार्जेस वगैरह ज़्यादा लग जाते हैं, इस वजह से एक्सपोर्ट में ज़्यादा में बिका। ठीक है, प्राइसिंग ख़त्म हो गया इसके साथ।